गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास के लिए फिजिक्स की स्टडी आपकी चल रही है, जिसके अंतर्गत आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है ना, यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, कल मैंने आपको इम्पल्स कराया था, स्ट्रेस कराया था, स्ट्रेन और सरफेस टेंशन, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। आपको अच्छे समझ में आया होगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आया करे ना तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन पूछा करें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया करें, मेरे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करो और पूरे मन लगा के पढ़ो। वीडियोस पे व्यू नहीं आते हैं, मैं देख रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये है क्लास में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी सीरियस कोई नहीं है। तो आपको पता है पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th क्लास में यदि आप इससे बहुत लापरवाही में ले लोगे तो 12th क्लास में आपको बात समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज़ों का उपयोग होगा 12th क्लास में। ठीक है ना, तो आइए फिर आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 14-17 तक मैंने आपको कराया था। इसके बाद आप देखें सरफेस एनर्जी। ठीक है ना, सरफेस एनर्जी देखें आप। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे, एनर्जी अपॉन एरिया। यानी नीचे वाली क्वांटिटी को यदि आप 1 माने तो डेफिनेशन कैसे हो जाती है, डेफिनेशन देने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लेते हैं। यानी किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर जो एनर्जी होती है ना, किसी सरफेस के यूनिट एरिया की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, तो देखो डायमेंशन आपको निकालनी है। तो एनर्जी की डायमेंशन मैंने बताया था आपको, आप याद रखेंगे, मैंने कराई भी थी। देखो वर्क की है ना डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, तीनों की सेम होती है। यानी एनर्जी तो किसी भी प्रकार की हो, है ना, और वर्क, इन सब की डायमेंशन कैसी रहती है, सेम रहती है। आप याद कर लेंगे क्या होती है, ml² T⁻⁻² अपॉन एरिया। एरिया की डायमेंशन सबसे पहले ही शुरुआत में मैंने आपको निकलवाई थी, L² होती है। तो देखो L² से L² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, mt⁻², mt⁻²। ठीक है ना, तो सरफेस एनर्जी की डायमेंशन आपने समझ ली होगी। बाकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस। बाकी मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन तो आप जानते ही हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। बस बाकी और की ज़्यादा याद नहीं रखनी है, मेन आपको याद रखनी है। जैसे फोर्स की आप याद रख लो, एनर्जी की रख लो, वर्क की रख लो, है ना। और इतनी बार यूज होते होते याद हो भी जाती हैं अधिकतर। तो बाकी मेन बात क्या है, आप फॉर्मूला याद रखिए बस। देखो इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को आप स्मॉल n से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। यानी जो टाइम पीरियड होता है ना, उसका जो रेसिप्रोकल होता है, उसका अपोजिट जो होता है, मान ली रेसिप्रोकल कहते हैं ना, उल्टा, उसे आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में, ये मान लो कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, तो 1 सेकंड में कोई पार्टिकल जितने भी चक्कर लगाता है उसे आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड क्या है, 1 चक्कर को पूरा करने में लगा जो टाइम होता है उसे आप क्या कहते हैं, टाइम पीरियड होता है। कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो 1 चक्कर को जितने टाइम में कंप्लीट करेगा उसे आप टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1/T इसका फॉर्मूला है। आप देखेंगे टाइम पीरियड, टाइम तो है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, वो डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। ऊपर ले जाओगे तो T⁻⁻1, यानी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपकी कितनी आई, T⁻⁻1। इसके बाद देखो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल, है ना, एंगल देखो दोनों एक बात नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है और एंगल अलग चीज़ है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का एंगल ही तो है। देखो मैं बताता हूँ, मान लो आपका कोई पार्टिकल है, पहले यहाँ पे था, है ना, ये ओरिजिन है, और अब वो मोशन करते हुए मान लो यहाँ पे चला गया। तो देखियो एक बार बताओ, डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो तो डेल्टा S हुआ, है ना, लेकिन एंगल में कितना चेंज हुआ, पहले एंगल ये था जो भी था 0 होगा, लेकिन अब एंगल मान लो कितना हो गया है, डेल्टा थीटा चेंज हो गया है। तो ये एंगल भी है और साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। यानी डिस्प्लेसमेंट माने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आया है तो एंगल चेंज हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है और एंगल भी है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, ये तो मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। आर्क एक तरीके की लेंथ होती है, ये जो लेंथ है ना ये वाली, इसे आप आर्क कहते हैं, लेकिन ये है तो लेंथ ही एक तरीके की। यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरीके की लेंथ है। मैंने बताया था आर्क हो, लेंथ हो, डायमीटर हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, उन सब की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L। तो आप आर्क लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल L। रेडियस क्या है, रेडियस भी तो एक तरीके की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो रेडियस भी डिस्टेंस होती है, यानी लेंथ होती है, तो इसकी भी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L। तो L/L,
तो ऊपर ले जाओगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो l की पावर कितनी हो जाएगी 0। और l की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो 1 होता है, यानी ये क्वांटिटी जो एंगल है वो कैसी है, डायमेंशन लेस है, ठीक है ना। बाकी लिखने के लिए ऐसे लिख लेते हैं कि l टू द पावर 0। आगे देखें, एंगुलर वेलोसिटी है इसके बाद। एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अभी ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे हम, चैप्टर्स हैं सभी 11th में, लेकिन फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखें केवल। एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लिखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अपॉन डेल्टा टी। नीचे वाली क्वांटिटी को यदि आप 1 मान लें तो 1 सेकंड में जितना भी एंगल चेंज होता है, चेंज हो रहा है ना एंगल, तो 1 सेकंड में जितना भी एंगल चेंज होता है उसे आप क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसे आप ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा समझते हैं ना, ये डब्ल्यू की तरह बनता है, नहीं जानते होंगे तो आप, तो इसे आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा क्या होता है, ग्रीक लेटर होता है, ठीक है ना, ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर, तो ओमेगा डब्ल्यू की तरह बनेगा, लेकिन ठीक है ना, देख लेंगे आप इसे। और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है और टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। तो देखो ये है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल ही तो है, और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैंने लिखा है l टू द पावर 0। टाइम इंटरवल है तो टाइम ही, इसलिए आप t लिखोगे और t की पावर ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। एक्सेलरेशन तो आपको पता ही होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है, लेकिन यहाँ एंगुलर आ रहा है तो यहाँ भी एंगुलर आ जाएगा, यहाँ भी एंगुलर आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी इसका मतलब है यूनिट सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी जितनी बढ़ती है उसे आप क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। इसे आप अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है यहाँ पे, है ना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज, चेंज का मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो तभी तो एक्सेलरेशन होगा। आप देखते हैं एक्सेलरेटर होता है बाइक में, एक्सेलरेटर यानी जो एक्सेलरेशन करता है, जो बाइक की या कार्स की स्पीड को बढ़ाता है, तो एक्सेलरेशन क्या मतलब, स्पीड को बढ़ाना, तो चेंज का मतलब यहाँ क्या होगा, इंक्रीमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट करते हैं, चेंज है तो डेल्टा आ जाएगा, टाइम इंटरवल है तो डेल्टा टी। आप जानते हैं डेल्टा ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी चेंज भी जो है तो एंगुलर वेलोसिटी ही, इसलिए आप एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे कितनी है, t की पावर -1। डेल्टा टी टाइम इंटरवल है तो टाइम ही, तो अपॉन में t लिखेंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे इन्हें। देखो साथ में जितना मैं वर्क कराता हूँ ना, तो इसका अर्थ यही नहीं है कि बस आप कॉपी में नोट कर लें, इसका अर्थ ये भी है कि आप कॉपी में तो नोट करें ही, साथ में आप क्या करें, लर्निंग वर्क भी करें, इन चीज़ों को समझे भी, बुक से भी पढ़ें। मैंने बताया था आपको, आप एक बुक ले लेना, कुमार मित्तल की नगीन एडिशन से आती है, और उससे अच्छी तरह स्टडी करें, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ यही थोड़ी ना है कि 11th और 12th करना है। IIT, नीट, NDA, CDS सभी क्षेत्रों में किसी एक क्षेत्र में जाने की इच्छा आपकी होगी, तो वो सब कब होगा, जब आप 11th और 12th की स्टडी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एयरफोर्स वगैरह में भी आप देखते हैं केमिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन फिजिक्स हर जगह आती है, तो फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लेके चलें। 11th की फिजिक्स को आप बहुत बिल्कुल भी हल्के में ना लें। मैं देखता हूँ व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियो पे, इसका अर्थ क्या हुआ, स्टूडेंट्स तो बहुत हैं लेकिन देखता कोई नहीं है, तो आप सीरियस बिल्कुल हो जाएं, है ना, ये आपके लिए आवश्यक है। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से नोट्स बना के मुझे सेंड भी करते रहेंगे साथ साथ, और आप लर्निंग वर्क करते रहेंगे, बुक से स्टडी करते रहेंगे, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ करें, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।